हेलो गाइस, वेलकम टू डायमेंशनल स्टडी। इस वीडियो में हम लॉज ऑफ मोशन देखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोज को पढ़ने के लिए जो आपके जेई एग्जाम और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है फोर्स। फोर्स क्या होता है? देखिए, पुल और पुश को ही फोर्स कहते हैं। आप किसी बॉडी को धक्का दें या उसे खींचें, उसी को फोर्स कहते हैं। फोर्स का सिंपल फार्मूला न्यूटन सेकेंड लॉ से आता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप इसका यूनिट कमेंट करके जरूर बताइएगा। फोर्स का एक यूनिट न्यूटन होता है, आप दूसरा यूनिट जरूर बताइएगा इस फार्मूला से डिराइव करके। इनर्शिया क्या होती है? अगर कोई बॉडी रेजिस्ट करती है अपनी मोशन को चेंज करने में, तो उसे इनर्शिया कहते हैं। प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ बॉडी स्टेज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर मतलब कोई प्रॉपर बॉडी है और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगी। यहाँ हमारे पास तीन टाइप के इनर्शिया होते हैं: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहने का कोशिश करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। सेम उसी तरह मोशन में भी है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहने का कोशिश करेगी अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अगर कोई बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहती है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सबसे तेज चलती हुई ट्रेन। बस को आप अचानक से नहीं मोड़ सकते, नहीं तो पलट जाएगी। जो सबसे गुड एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन से हम इनर्शिया ऑफ मोशन से और इनर्शिया ऑफ रेस्ट से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इनर्शिया जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मास होती है। जितनी बड़ी मास उतनी बड़ी इनर्शिया, इसे आप सिंपल कंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल आसपास में अपने फिजिक्स को रिलेट करें तो आप कोशिश देखेंगे कि एक पेन को उठा के फेंकना आसान है, जबकि एक बस को उठाकर फेंकना उतनी आसान नहीं है। अब इसी से हम मोमेंटम देखते हैं। मोमेंटम क्या होता है? अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन ए सिस्टम। एक सिस्टम में कितनी मोशन भरा हुआ है उसी को मोमेंटम कहते हैं। इसका सिंपल फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एम बी, जहाँ P मोमेंटम को डिनोट किया जाता है, M को मास से डिनोट किया जाता है और V को वेलोसिटी से डिनोट किया जाता है। जब हम सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम P इज इक्वल टू एम वी सी ओ एम पढ़ेंगे। सी ओ एम का मतलब है सेंटर ऑफ मास, V का मतलब है वेलोसिटी या M का मतलब है मास। ये दो चैप्टर में, ये फॉर्मूला दो चैप्टर में आएगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहेगी, जबकि अनटिल एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए। मतलब कहने की बात, अगर आप एक पत्ते को उसके जगह पे छोड़ देंगे, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हवा या उस पर कोई हाथ नहीं फेरेगा, तब तक वो पत्ती अपने जगह से नहीं उड़ेगी। और इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक स्ट्रेट लाइन पाथ में, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स पुश या पुल के फॉर्म में उस पर ना लगे। कहने का मतलब एक ही है कि आप एक चलती हुई ट्रेन को जब तक नहीं मोड़ेंगे, एक बस को नहीं एक फोर्स लगाकर मोड़ेंगे, इंजन का फोर्स लगा के नहीं मोड़ेंगे, तब तक वह नहीं मुड़ेगी। आप खूब रफ्तार वाली बस को खूब तेज चला के छोड़ दीजिए और वह सीधी ही कांस्टेंट वेलोसिटी में चलती जाएगी। बाद में वो धीरे धीरे स्पीड कम करेगी। तो उससे आप इस पॉइंट के लिए बस का एग्जाम्पल, चलती हुई तेज बस की एग्जाम्पल ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। बॉडी कंटिन्यू बी इन द सेम स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अनटिल और अनलेस पुश और पुल कैन एक्ट। कहने का मतलब यही है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी और यूनिफॉर्म मोशन के स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करेगी, जब तक कोई बाहरी फोर्स पुल या पुश के फॉर्म में आके न लग जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ते हैं। इसको इसी से हमारा फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन आया है। इसे
इसकी डेफिनेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो क्लास नाइन्थ में तो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, टू 11th में तो कहीं कहीं पूछी ली जाती है, पीए एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में। तो देखिए मोमेंटम होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर मास हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमें पता है जीरो होता है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बच जाएगा, इसकी वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी। तो वहीं से हमारा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आता है। इसे आप याद रखिएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। इसको एक्शन रिएक्शन पेयर भी कहते हैं। एक फॉर एक्शन रिएक्शन देयर विल बी अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। किसी भी न्यूटन थर्ड लॉ अप्लीकेबल करने के लिए, यानी एक्शन रिएक्शन अप्लीकेबल करने के लिए, आपको इक्वल और अपोजिट रिएक्शन एक साथ देना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। आगे जो पॉइंट में मेंशन होगा, तुम चलिए देखते हैं। एक्शन रिएक्शन के पास ये चीजें जरूर होंगी, नहीं तो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। सेम मैग्नीट्यूड, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट। मान लीजिए कोई एफ फोर्स लगता है, तो अपोजिट फोर्स माइनस एफ फोर्स लगेगा। दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। माइनस साइन यहाँ डिनोट करता है डायरेक्शन को, जिससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, अपोजिट फोर्स हैं, तो सेम मैग्नीट्यूड के हैं और सेम नेचर के भी हैं। अपोजिंग, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। और दो बॉडी इवेंट है, इसमें दो बॉडी कंक्लूड हो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते किसने एक्शन किया है और किसने रिएक्शन दिया है। होपफुली आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको इसी तरह हमारे चैनल पसंद आता है, हमारे चैनल की वीडियोज पसंद आती हैं, तो डायमेंशनल स्टडीज को सब्सक्राइब करें, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें इसी तरह के शॉर्ट वीडियोज पढ़ने के लिए। धन्यवाद।